Hello everyone, welcome to my channel Bookworm, and in today's video we are going to cover class 9 NCERT Economics chapter number 1 and that is the story of village पालमपुर। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से पालमपुर जो गांव है वो कितना ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, कितनी उसमें फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ही अच्छी रोड्स हैं और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो खेती करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो कि हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल। तो इस वाली वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का मैं लिंक दे दूँगी और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो वहाँ से जाके देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट इट। यू हैव सीन दैट वन वे टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। The other way to increase the modern farming methods for higher yield is for higher yield। तो हम लोगों ने क्या देखा था पिछले वाले वीडियो में, पिछले चीज़ों में, कि अगर एक पीस ऑफ लैंड है, एक लैंड का पीस है, तो वहाँ पर हम खेती ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ही पीस के लैंड पे ना साल में एक से या दो से ज़्यादा जब क्रॉप उगाई जाती हैं तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। जो दूसरा तरीका है खेती बढ़ाने का वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो आगे हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। तो कोई भी क्रॉप होती है या कोई भी फसल जो होती है ना, वो किस तरीके से मेज़र करते हैं हम लोग। कोई भी लैंड का पीस है, उस पर जितनी भी क्रॉप होगी ना, हम उसी को मेज़र करेंगे। टिल द मिड ऑफ 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। तो 1960s में और 1960 से पहले जो ईयर्स आए थे उसमें लोग क्या करते थे, फार्मर्स क्या करते थे, वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे। ट्रेडिशनल सीड्स कैसे होते हैं, उनमें ना बहुत ज़्यादा कम फसल होती है, इतनी ज़्यादा क्रॉप नहीं होती। ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरिगेशन। लेकिन जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं ना, उनकी जो खासियत ये है कि उनमें पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। उस टाइम पे किसान क्या करते थे, मैन्योर यानी कि जो काउ डंग होता है उसे यूज़ करते थे। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। रेडिली यानी कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से वो मिल जाते थे वो, क्योंकि अब जब गाय या भैंस पालते थे तो काउ डंग तो ईजिली मिल जाता था उनके घर में। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी HYV ऑफ सीड्स। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना 1960 के बाद जो आया है, उसमें जो इंडिया के जो फार्मर हैं, यानी कि जो इंडियन किसान हैं ना, उन्होंने क्या किया कि वो HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, यानी कि जिससे फसल बहुत ही ज़्यादा हो, वो उस तरीके की सीड्स वो लोग यूज़ करने लगे। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे जो 1960 से पहले यूज़ होते थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा कम फसल होती थी। लेकिन जो HYV सीड्स थे, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते थे, यानी कि बहुत ही सारी फसल उससे हो सकती थी। जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये हो सकता है HYV की फुल फॉर्म। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वान्टिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स दैट वॉज पॉसिबल अर्लियर। तो अब क्या रिजल्ट निकला है HYV सीड यूज़ करने का। एक सिंगल पीस लैंड पे ना बहुत सारी क्रॉप उग सकती है। HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results। लेकिन इनमें जो दिक्कत वो पता है क्या है, वो ये है कि इनमें ना पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और केमिकल फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ हम लोगों ने देखा था ट्रेडिशनल सीड्स में पानी की कम ज़रूरत पड़ती है और मैन्योर से काम चल जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये HYV सीड्स जो होते हैं ना, इसमें बहुत सारे केमिकल की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए होता है इसमें। So let's move further. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides, etc. अगर हमें बहुत सारी फसल चाहिए, बहुत सारी क्रॉप चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि हम HYV सीड्स के साथ साथ हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटी है, यानी कि जो पानी लगाने की फैसिलिटी है, वो इम्प्रूव हो और केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे पास हों, पेस्टिसाइड्स हों और भी कई सारी चीज़ें हों। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India। तो इंडिया में जिन लोगों ने ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड थी जिन्होंने यूज़ किया था,
ये वो किसान थे जो कि पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में रहने थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी MCQ के फॉर्म में आ सकता है कि कौन ऐसे लोग थे, कहाँ के ऐसे किसान थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड सबसे पहले यूज़ किए थे। तो आंसर होगा पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द फार्मर्स इन दीज regions set up tubewells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming। तो पालमपुर के जो फार्मर्स थे ना, उन्होंने क्या किया कि वो HYV सीड्स का तो यूज़ करते ही करते थे, ट्यूबवेल्स भी उन्होंने लगा दी थी ताकि उनकी जो इरिगेशन फैसिलिटी है, पानी लगाने की जो फैसिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी उन्होंने काफ़ी यूज़ किया। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट। तो उनमें से कुछ किसानों ने क्या किया कि वो मशीन्स भी ले आए, जैसे कि ट्रैक्टर्स ले आए, थ्रेशर ले आए, जिससे कि उनका जो काम है ना वो बहुत जल्दी होने लगा, मतलब पहले के मुकाबले तो काफ़ी जल्दी होने लगा था उनका काम। और इसीलिए गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत सारे वीट से रिवॉर्ड किया था। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up to 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा उसमें क्रॉप की जो वो है वो बढ़ी है। पहले जब ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे तब ग्रोथ थी उनकी 1300 किलोग्राम्स, और जब HYV सीड्स यूज़ करने लगे, HYV सीड्स यूज़ करने लगे तो होने लगा 3200 किलोग्राम्स। तो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आया है। there was a large increase in the production of wheat। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market। अब किसान क्या करते थे, जो वहाँ के जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे कि जितना वीट की रिक्वायरमेंट उन्हें अपने घर में थी उतनी तो वो अपने पास रख लेते, और जितनी उनके पास एक्स्ट्रा वीट होता था, जितना उनके पास एक्स्ट्रा गेहूँ होता था, वो बाज़ार में जाकर फेंक देते थे। Will the land sustain? Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use। तो भाई जब लैंड नेचुरल रिसोर्स है, वो ह्यूमन रिसोर्स तो है नहीं, कुदरत का दिया हुआ हमें गिफ्ट है, नेचुरल रिसोर्स है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें और बहुत ही ध्यान से उसका इस्तेमाल भी करें। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। तो जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं ना, जो साइंटिस्ट ने खोज की है, उससे पता चल रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग है, जो HYV सीड्स की ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ना, उसका लैंड पे बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers। कई जगह पर क्या हुआ है कि ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से, तो ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से वहाँ पे जो उनकी जो सॉइल फर्टिलिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो ज़्यादा जो ट्यूबवेल सेटअप हो रहे हैं वहाँ पे जो किसान हैं, सब अपने अपने अलग अलग पर्सनल ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, तो जो ग्राउंड वाटर है ना, वो भी उसका लेवल भी बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ग्राउंड वाटर और सॉइल, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा के बनते हैं। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर देम। एक बार अगर ये ख़त्म होने लगे ना, ये एक बार ये ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम इन्हें दोबारा रीस्टोर यानी कि दोबारा से इन्हें बाकी सेव कर सकें। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर ये। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमें अपने इन्वायरमेंट का, अपनी आसपास का, सराउंडिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, जिससे कि जो फ्यूचर में जब लोग किसान बने या खेती करें तो उनके लिए दिक्कत ना आए। How is land distributed between the farmers of Palampur? You must have realized how important land is for farming। अब इतना हम लोगों ने पढ़ के, इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ज़मीन कितनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फार्मिंग के लिए। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture
हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। अब दुख भरी बात तो ये है कि जितने भी लोग किसानी कर रहे हैं, यानी कि जितने भी लोग किसान हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा लैंड नहीं होती कि वो अपने आप खुद ही खेती कर सकें। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस, आई 150 फैमिलीज़, यानी कि 450 फैमिलीज़ में से ऐसी 150 फैमिलीज़ हैं जिनके पास खेत ही नहीं है, यानी कि वो लोग खेती ही नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, और उनमें से बहुत सारे लोग दलित हैं। दलित यानी कि एसटी शेड्यूल्ड कास्ट है, जिनके पास बिल्कुल भी खेत नहीं है जिससे कि वो किसान बन सकें। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज़ कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज़, और उनमें से जब 240 में से 150 चले जाएंगे, जितने भी फैमिलीज़ वहाँ पे बचेंगी, अब उनके पास बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से खेत हैं। अराउंड 2 हेक्टेयर्स के पास उनका खेत रहता है कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिकेट इनकम ऑफ द फार्मर फैमिली। अब इतने छोटे छोटे प्लॉट्स होंगे, इतने छोटे छोटे खेत होंगे, तो भला उनकी फैमिली का भी काम कैसे चलेगा? खर्चा भी नहीं चलने वाला इतनी जल्दी। तो in 1960, Gobind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. 1960 में एक आदमी था जिसका नाम था गोविंद। वो एक फार्मर था, उसके पास अराउंड 2.25 हेक्टेयर्स का ज़मीन था जो कि अनइरिगेटेड था, यानी कि उसमें कभी कोई फसल नहीं उगाई गई थी। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। अब गोविंद की 3 बच्चे थे, यानी कि 3 लड़के थे, उनके 3 बेटे थे। तो उनकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लैंड को कल्टिवेट किया और उसमें खेती करना शुरू कर दिया। दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 1 बफेलो दैट द फैमिली पोजेस्ड। फिर भी 3 बेटे होने के बाद भी वो लोग खर्चा नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा खेत तो उनके पास था नहीं कि उनका डेली का खर्चा चल जाए। फिर भी उनकी जो फैमिली थी, जो उनका परिवार था, वो मैनेज कर रहा था अपनी एक्स्ट्रा इनकम क्या थी उनकी? एक बफेलो थी, यानी कि उसका वो दूध बेचते थे और थोड़ी बहुत जो इनकम आती थी उससे अपना घर चलाने की कोशिश करते थे। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। अब कुछ सालों बाद जब गोविंद की डेथ हो गई है, तो उसकी जो लैंड है, उसकी जो खेत हैं, वो उसके तीनों बेटों में बँट जाते हैं। ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टेयर्स इन साइज़। अब एक बेटे के पास जो खेत बचता है वो बचता है 0.75 हेक्टेयर्स का। Even with improved irrigation and modern farming methods, Govind's sons are not able to make a living from the land. अब इतने मॉडर्न मेथड से और इतनी ज़्यादा इरिगेशन की फैसिलिटी के बाद भी जो गोविंद के बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। They have to look for additional work during a part of the year. अब उन्हें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है वहाँ पे। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. अब हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि छोटे छोटे ऐसे प्लॉट्स हैं, तो वो जो हैं प्लॉट्स हैं वो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, वो उनके पास हैं। On the other hand, more than half the area of the village is covered by the plots that are quite large in size. तो ये वाले जो छोटे छोटे से खेत हैं, ये तो स्मॉल फार्मर्स यानी कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए, और ये जो बड़े वाले हैं ना, ये बड़े किसानों के लिए हैं। In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. अब पालमपुर में 60 फैमिली से भी ऊपर हैं जिनके पास बहुत सारे खेत हैं। अराउंड 2 हेक्टेयर्स लैंड तो एक इंसान पर ही है वहाँ पे। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares of more. और उनमें से कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा खेत है। Who will provide the labor? अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। अब हम लोगों ने प्रोडक्शन के फैक्टर्स देखे जिनमें कि है लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अब जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। अब जब फार्मिंग होती है, जब खेती होती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फूड। अब जो छोटे किसान हैं वो अपने पूरे परिवार को लेकर किसानी करते हैं, यानी कि खेती करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। तो वो अपने आप के लेबर खुद ही बन जाते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर लैंड्स।
जो बड़े बड़े किसान हैं, जो मीडियम किसान हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लेबर को रखते हैं और उनसे अपने खेतों में काम कराते हैं। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब हमें ये पता चल जाना चाहिए कि जो फार्म लेबरर्स हैं वो कहाँ से आते हैं। या तो जिनके पास बिल्कुल भी खेत नहीं है वो वहाँ से आते हैं, या जिनके पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं खेत के, वो आते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। अब जो लेबर है ना, उनके पास कोई हक नहीं है कि जो क्रॉप उगी है तो उनके पास कोई हक नहीं है इस चीज़ का कि वो लोग तोड़ें और खा लें। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर whom they work। और इसकी बजाय जो खेती होती है उस पीस लैंड पे, वो क्रॉप लेबरर्स की नहीं होती है, बल्कि उन्हें पैसे मिलते हैं, वेजेस, यानी कि रोज़ की तनख्वाह उन्हें मिलती है। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ एग्जाम्पल क्रॉप। जो वेजेस होते हैं यानी कि जो लेबर होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो उन्हें कैश दे दिया जाए या उन्हें खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। समटाइम्स लेबर गेट मील्स ऑल्सो। कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि लेबर जो होती है ना, उन्हें खाना भी बना के दिया जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब जो लेबर होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके पर डिपेंड करते हैं कि क्रॉप किस तरीके की है, फार्म किस तरीके का है। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। तो जो ये लेबरर होते हैं ना, इनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। या तो ये डेली बेसिस पे यानी कि रोज़ के रोज़ ये काम करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि पूरे साल ही काम करेंगे खेत पर। दाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क ऑन अ डेली वेजेस इन पालमपुर। अब डाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है, यानी कि उसके पास बिल्कुल भी खेत नहीं है, वो एक लेबर है। वो वर्क्स ऑन अ डेली वेजेस इन पालमपुर, और वो डेली बेसिस पे काम करती है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि उसे रोज़ ही काम करना पड़ेगा और काम के लिए ढूंढना पड़ेगा कोई खेत। द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे, March 2013, बट डाला गेट्स ओनली ₹160। तो जो गवर्नमेंट है उसने जो लेबर है उसकी जो एटलीस्ट जो मिनिमम अमाउंट है पे करने के लिए वो रखा है 300, लेकिन जो दाला है उसे सिर्फ और सिर्फ ₹160 मिलते हैं। देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages। अब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है वहाँ के लेबरर्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेत हैं, इतने ज़्यादा वो भी नहीं है लेबर, तो अगर उन्हें कम भी पैसे मिलते हैं तो वो उसके लिए भी राज़ी हो जाते हैं। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, हु इज़ अनदर फार्म लेबरर। और दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। अब जो दाला होता है ना, वो रामकली को अपनी दिक्कत और अपनी समस्या बताता है कि उसे पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, और दोनों ही दाला और रामकली बहुत ही ज़्यादा पुअर यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं उस गांव के। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before। अब ये हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देख ली, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं, अब अगर हम लोगों को वो चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, केमिकल चाहिए, तो उसके लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए। तो किसान बनने के लिए और फार्मिंग करने के लिए पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। बहुत सारे किसानों को क्या करना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े किसान होते हैं ना, उनसे ले लेते हैं पैसे, या फिर जो पैसे देते हैं उसके बदले में इंटरेस्ट देते हैं, या फिर जो इनपुट यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो देते हैं उनसे भी थोड़े बहुत दिन के लिए पैसे ले लेते हैं। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। अब जो इंटरेस्ट होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ का, ये भी बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। अब इनके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है कि उसे पे करने के लिए। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर। सविता एक बहुत ही ज़्यादा छोटी किसान है। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब वो उसका जो खेत है जो वो है 1 हेक्टेयर का। अब वो क्या सोचती है, Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments।
अब वो क्या सोचती है कि उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी पानी ख़रीदने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000। अब उसका जो एस्टिमेट लगाती है, जो सोचती है कि कितने पैसे चाहिए, तो उसका जो बिल बनता है वो होता है ₹3000। शी डजंट हैव द मनी। अब उसके पास पैसे नहीं होते। सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह अ लार्ज फार्मर। अब वो सोचती है कि वो तेजपाल सिंह से पैसे ले ले, वो भी एक बहुत बड़ा किसान होता है। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। अब जो तेजपाल सिंह होता है ना, वो मान जाता है सविता को लोन देने के लिए, जिसका कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 24% फॉर 4 मंथ्स, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होता है। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। अब जो सविता है उसे भी वादा करना पड़ता है कि वो तेजपाल सिंह की जो वो फील्ड है, यानी कि जो उसका खेत है, उस पर काम करेगी फार्म लेबरर की तरह, एक लेबरर की तरह, वो भी ₹100 पर डे के हिसाब से। देखो कितना कम वो लोग उसे दे रहे हैं पैसे। सरकार ने जो लिमिट सेट की थी वो थी ₹300, लेकिन उसे सिर्फ मिल रहा है ₹100। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो। अब इसे देख के हम बता सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सस्ता है। Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer to तेजपाल सिंह। अब सविता को ये बात समझ में आ जाती है कि उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने खेत पे भी और तेजपाल सिंह के खेत पर भी। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम। जो हार्वेस्ट का टाइम होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा बिजी टाइम होता है, सब बहुत बिजी होते हैं। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो 3 बच्चों की माँ भी होती है, तो उसके पास घर का भी बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। Savita agrees to these tough conditions as she knows getting loan is difficult for a small farmer। तो वो इन्हीं सब कंडीशंस के लिए राज़ी हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ऐसी एक छोटा किसान होकर भी लोन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। In contrast to the small farmers, the medium and the large farmers have their own savings from farming। तो जो छोटे फार्मर होते हैं उनके पास तो कुछ नहीं होता ज़्यादा, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं उनके पास खुद की भी सेविंग्स होती हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीड। इसी वजह से यही रीज़न है कि वो कैपिटल भी ले पाते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। अब इन किसानों के पास खुद की सेविंग कहाँ से आती है? यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब इन्हें नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसका आंसर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो इससे आगे जितना भी चैप्टर बचा हुआ है हमारा, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। और आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। तो यहाँ पे जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको फिल करके मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन। जल्दी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताइए। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसका डाउट मैं अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।